हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग चैप्टर 11 करने वाले हैं आज, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक कोई वीडियोस नहीं देखा है या जो भी पहला वीडियो ये देख रहा है, पहले आप लोग पुराने चैप्टर्स को गो थ्रू कर लीजिए। अब ऊपर आई बटन बन के आ रहा होगा, वो एक प्लेलिस्ट है उसमें, और वो पूरी इकोनॉमिक सर्वे आपको वहाँ पे सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फिर आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ये चैप्टर में मोस्टली आपको जो आपके पास नॉलेज है वही उसी के बारे में लिखा हुआ है, थोड़े डेटा दिए गए हैं और साथ में गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बढ़िया से बताया गया है। तो गवर्नमेंट स्कीम को जितना भी यहाँ पर बताया गया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन आवर गवर्नमेंट स्कीम वाले प्लेलिस्ट में। ऊपर देखिए फिर से एक आई बटन बन के आ रहा होगा जिसमें गवर्नमेंट स्कीम की प्लेलिस्ट, गवर्नमेंट स्कीम के सारे वीडियोस यहाँ पर बना के रखे गए हैं। हालांकि अपडेटेड नहीं है, अपडेट करके इसको मैं और डाल दूंगा। तो फिलहाल हम लोग गवर्नमेंट स्कीम को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वी विल जस्ट ओनली सी द गवर्नमेंट स्कीम्स, और फिर उसके डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो डिटेल्ड हो चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते थे पहले, हमारा शुरू में कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। जब हम लोग आंसर राइटिंग लिखते हैं तो वहां पर दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करते हैं। एक होता है जिसको बोला जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बनाना, रेलवेज बनाना, पुल बना लेना, ब्रिजेस वगैरह। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी पैरामीटर्स सोसाइटी बेस्ड होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हो गई, तो ये सब जो चीजें होती हैं उनको बोला जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ सोशल डेवलपमेंट करता है बल्कि इनका इंक्लूसिव ग्रोथ और कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन भी बढ़ाता है। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे पॉलिटिकल ग्रोथ हो, चाहे सोशल ग्रोथ हो, चाहे किसी भी प्रकार का ग्रोथ हो। ओवरऑल ग्रोथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही बेहतरीन लाइन है। आगे बात करते हैं, यहां पर कई सारी स्कीम भी निकाली गई हैं टू मेंटेन दिस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर सबसे पहले स्कीम के बारे में जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है आयुष्मान भारत के बारे में। तो यहां पर बोलता है कि दिस इज फॉर द वेल नरिश्ड women, child and safety of citizen. Some of the milestones to be achieved in this journey are access to electricity, cooking, clean cooking facility and housing for all by 2022. ये सारी की सारी स्कीम के फॉर्मेट में निकाली जा चुकी हैं, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। Efforts are continuously being made to ensure piped water supply to all rural household by 2024, so that सबको क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए, विच इज देयर फंडामेंटल राइट। एंड सोशल वेस्ट मैनेजमेंट इन एवरी विलेज। अब देखिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, यहां पर हम लोगों ने टॉयलेट्स तो लगा दिए, बट सोशल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोगों ने अभी तक भी अचीव नहीं किया है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही अभी गवर्नमेंट काम कर रही है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, न्यूट्रिशन टू द वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज द मेन क्रक्स और मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। तो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगहों पे गवर्नमेंट ने किस तरीके से खर्चा किया है। जैसे टोटल बजट पहले बता देता है और उसमें एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नियरली वन फोर्थ यहाँ पर एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर पे किया गया है। मतलब नियरली आपका देखिए 60.72 लाख करोड़ जो होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें से 15.79 है। तो नियरली 25% जो होता है एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज में किया गया है। इसमें आ जाती है एजुकेशन, आ जाती है इसमें हेल्थ, आ जाती है और इसमें अदर्स भी चीजें आ जाती हैं। बाकी ये ओवरऑल जीडीपी के बारे में बात करें तो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 7.7% खर्चा किया जाता है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आप इसको कोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको याद रहता है तो।
तो 7.7% एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस में किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर का 26%, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे 25 नहीं है, 26% है, आप देख सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं। आगे बात किया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात किया गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा ही होगा कि यहाँ पर बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं जिनके ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल रहे होते हैं। वो 3 पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक होता है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, एक्चुअली होता है जीएनपी होती है पर कैपिटा, तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और स्कूलिंग को लेकर के होता है दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग या फिर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो यहां इन तीनों पैरामीटर को लेकर के अल्टीमेटली एक रैंक निकाली जाती है यूएनडीपी के द्वारा, और इसमें इंडिया को जो रैंक प्राप्त हुई है वो हुई है 130 लास्ट ईयर, और इस ईयर 129, मतलब एक रैंक का इंप्रूवमेंट हो गया है। अगर ओवरऑल एचडीआई की वैल्यू देखें तो हमारी वैल्यू है 0.647, और हम लोग मीडियम कंट्री वाले रेंज में आ जाते हैं, मतलब जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बीच बीच वाली है, मिडिल कंट्री वाली है, उसमें हम लोग आ जाते हैं। यहां पर अगर बात करें तो जीएनआई और सबकी डेटा दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि ब्रिक्स नेशंस में इंडिया किस पोजीशन पे है, तो देखिए ब्रिक्स में हमसे ऊपर ब्राजील भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, बस साउथ अफ्रीका जो होता है, हालांकि वो भी हमसे ऊपर ही है। देखिए साउथ अफ्रीका की रैंक 113 है, तो वी आर एट द लास्ट पोजीशन इन द ब्रिक्स। और अगर सार्क के बारे में देखें तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। अगर बात करें कि कौन सी कंट्री टॉप की है, तो नॉर्वे कंट्री टॉप की हुई है विद द वैल्यू ऑफ 0.954। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इनकी हाई है, ग्रॉस नेशनल इनकम भी हाई है इनकी, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी हाई है। हालांकि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ज्यादा हाई है यूएस का, लेकिन ओवरऑल पैरामीटर के बारे में देखें तो नॉर्वे ही टॉप पे आ जाता है। तो जितने भी हाईलाइटेड पोर्शन है ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वजह से आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि देखिए इंडिया की जो रैंक है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो इंप्रूव हो गई है एक रैंक से, out of 189 ranks the value of HDI has reached to 0.67647। अब देखिए इसमें बोला जाता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें HDI का बेटर ग्रोथ, मतलब लास्ट ईयर से अभी में कितना ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है, वो इंडिया का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड किया गया है। जैसे देख सकते हैं आपकी इंडिया 1.34 है, इससे ऊपर म्यांमार का है 1.39, और उससे बेहतर है बांग्लादेश का 1.4। बट दीज टू कंट्रीज आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और इसी वजह से डेवलपिंग में या डेवलप्ड में आप देख सकते हैं कि इंडिया ही सबसे ज्यादा लीडिंग कंडीशन में है। इंडिया के बाद चाइना आ जाता है, फिर पाकिस्तान वगैरह आ जाता है, आगे कई सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो यहां पर यही बोलता है कि with 1.34% एवरेज एनुअल HDI ग्रोथ, इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट इंप्रूविंग कंट्रीज एंड अहेड ऑफ चाइना, साउथ अफ्रीका एंड जो भी रशिया फेडरेशन एंड ब्राजील है। अब यहां पर बोलता है कि द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विस सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ इज क्रिटिकल हियर। तो हमें क्या है कि हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है अभी। हालांकि एजुकेशन पे हम लोगों ने काफी अच्छा ध्यान दिया है और हम लोगों ने काफी अच्छा एक सेटअप तैयार कर दिया है, नॉट ओनली एट द प्राइमरी सेक्टर बट ऑल्सो एट द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अब हम लोग बल्कि फोकस कर रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी कि हमारी जो एजुकेशन वो काफी अच्छी हो जाए। बट हमारे पास क्या है कि थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ जाती है, अदरवाइज हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी एजुकेशन के लिए बात करता है इकोनॉमिक सर्वे भी कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल नंबर 4 है वो बोलता है टू सीक टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बाय 2030। इसी को लेते हुए हम लोगों ने अपना आर्टिकल नंबर 21A भी बनाया है, दैट इज द राइट टू एजुकेशन। और इस एजुकेशन के बारे में मतलब 2009 में बताया गया है कि दिस इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हालांकि हम लोगों ने जो 2002 में ही हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया था, जिसके थ्रू हम लोगों ने ये आरटीई को फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बना दिया था। द स्कूल बिल्डिंग शुड कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर। अब यहाँ पर देखिए व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ ए स्कूल या व्हाट शुड अ स्कूल कंसिस्ट ऑफ, उसके बारे में बताया गया है कि स्कूल में क्या होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको स्कूल कैसा होना चाहिए, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज लाइंस। आप कह सकते हैं कि द स्कूल बिल्डिंग शुड क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड एन ऑफिस कम स्टोर कम
हेड टीचर्स रूम अलग होना चाहिए, ठीक है। बैरियर फ्री एक्सेस होनी चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होनी चाहिए गर्ल्स और बॉयज के लिए, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए टू ऑल द चिल्ड्रन, एंड साथ में प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो ये एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट जो होता है इंश्योर भी कर रही है इन सब चीजों को। अब फिलहाल जैसे दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन को देखेंगे तो वहां पर जितने भी स्कूल्स वगैरह बनाए गए हैं वो नियर अबाउट इसी चीज को फोकस किया गया है। बट ओनली वन थिंग हैज नॉट बीन इंश्योर्ड, दैट इज वन क्लासरूम फॉर एवरी टीचर। यह अभी इंश्योर नहीं हो पाया है बिकॉज वी आर लैकिंग इन द नंबर ऑफ क्वालिटी टीचर्स। इसी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। अगर बात करते हैं कि यूडाइस के बारे में, यूडाइस दैट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये क्या है, डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। यहां पर इसके बारे में बताया गया है कि दिस कलेक्ट्स डेटा ऑन वेरियस इंडिकेटर ऑन स्कूल एजुकेशन, और यहां पर बताया गया है इसके हिसाब से 2017-18 में जो प्रोविजनल डेटा आया था उसमें बताया गया कि 98.38% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल हैव गर्ल टॉयलेट। मतलब 100 में से 98.38 जो स्कूल्स हैं उनमें गर्ल टॉयलेट है। बाकी 96.23% ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में बॉयज टॉयलेट है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग पीछे हैं। हमें ये 100% अचीव करना है बिकॉज सैनिटेशन इज द प्राइम इशू ऑफ इंडिया। समझ में आया? कई सारे डिसीज ऐसे हैं जो सैनिटेशन न इंश्योर करने के कारण से फैल जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए कितनी ज्यादा हमारी शर्मनाक पोजीशन है कि हम लोग गर्ल टॉयलेट नहीं बना पाए हैं स्कूलों में, या बॉय टॉयलेट नहीं बना पाए हैं। तो ये काफी ज्यादा एक शर्मनाक पोजीशन है। इसके अलावा जो है 97.13% ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैव प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। अब देखिए पानी भी है जो है 97.13% केवल गवर्नमेंट स्कूल में है। अब उसमें भी आरओ वाटर है या कैसा वाटर है ये आप नहीं बता सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि पानी अगेन इसेंशियल आइटम फॉर द लाइफ, ये भी इंश्योर नहीं की गई है। तो अगेन इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। तो इसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। 38.62% ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैव रैम्स। अब देखिए गवर्नमेंट ने एक लॉ भी निकाल रखा था कि जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग होंगे उनके लिए रैंप बनाना, मतलब कि फिजिकली डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। और उसके बावजूद यहां पर आप देख रहे हैं कि 38.62% ही केवल गवर्नमेंट स्कूल में रैंप है। तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगेन यहां पर शो कर रहा है। 58.88% ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैव बाउंड्री वॉल, बाकी तो खैर कूद करके ही निकल जाएंगे। 56.72% ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैव प्लेग्राउंड फैसिलिटी, बाकी केवल और केवल जो होता है क्लास में ही पढ़ाई कर रहे होंगे। 79.23% ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैव लाइब्रेरी। 61.75% स्कूल हैविंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो कंडीशन है गवर्नमेंट स्कूल की वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड बनी हुई है। मतलब यहां से आपको देखते ही वो जो पुराने टाइम का जो प्राथमिक स्कूल वाला फंडा हुआ करता था वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां पर बेसिक नेसेसिटी ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, फिर टॉयलेट्स, ये सब अवेलेबल नहीं कराई जा पा रही है, जहां पर स्पेशल फोकस देने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि हमें अभी एजुकेशन पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, क्या है, कैसे हैं, आपके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बात किया गया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेकर के एट इंडिया लेवल, जहां पर बात किया गया है कि देखिए 11-12 में, अगर हम लोग देखते हैं 11-12 में और 17-18 में, तो देखिए मेल की ये घटी है और बाकी फीमेल की ये भी अगर देखेंगे तो रिलेटिवली थोड़ी सी वैल्यू इनकी घट गई है। टोटल में भी वैल्यू अगर देखेंगे तो रिलेटिवली थोड़ी सी लोअर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में। बाकी मेल सेकेंडरी स्कूल में देखेंगे तो ये बढ़ती हुई मिलेगी, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे टोटल हो। सीनियर सेकेंडरी में अगेन हमें एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सेम अगर हायर एजुकेशन में देखें जो कि 18-19 में पहली बार डेटा लिया गया है, और ये भी अगेन हमें बढ़ती हुई मिल रही है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया, मैं अलग से इंक्लूड कर रहा हूं, दैट इज प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, दैट इज द करंट अफेयर्स। और कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहले जरा प्रथम की भी देख लेते हैं कि व्हाट प्रथम हैज फाइंड द डेटा। प्रथम के बारे में क्या है, देखिए ये एनजीओ है और क्या करती है, ये क्वेश्चनायर पूछती है, क्वेश्चनायर लेती है और जिसके बेसिस पे ये सर्वे करके अल्टीमेटली जो होता है एक रिजल्ट पब्लिश करती है। यहाँ पर क्या हुआ, हाउस टू हाउस इन्होंने इस बार किया है। हाउस टू हाउस मतलब कि स्कूल में न जा करके अब ये इस बार हाउस टू हाउस गए हैं, और इस तरीके से हमारा जो सर्वे का डेटा आया है वो काफी कह सकते हैं कि बढ़िया डेटा आया हुआ है, हमें मतलब अच्छी फाइंडिंग देखने को मिलेगी।
तो फाइंडिंग क्या देखने को मिली है यहाँ पर? फाइंडिंग पहले तो ये देखने को मिली है कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे कि पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन जो है वो बढ़ गया है। तो फर्स्ट फाइंडिंग है कि पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल ये इनहेंस हो गई है। दूसरी जो हमें फाइंडिंग मिली है वो ये मिली है कि रूरल एरिया में, या कह सकते हैं कि रूरल स्कूल्स में जो हमारा एनरोलमेंट रेशियो है वो काफी बढ़ा हुआ है, और ये काफी अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। इट इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर आवर कंट्री। तो ये दोनों के दोनों फाइंडिंग है। अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि कैसा सीन रहा है, तो हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल की जो एनरोलमेंट रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू बॉयज। तो गर्ल की एजुकेशन ज्यादा हो रही है। इसके अलावा अगर प्राइवेट में बात करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, तो बॉय चाइल्ड 48% पाए गए एज कंपेयर टू गर्ल चाइल्ड, दैट इज गर्ल चाइल्ड पाए गए हैं हमारे 39% केवल। तो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उसमें बॉयज को ज्यादा एडमिट हुए हैं, ज्यादा एडमिशन हुए हैं। सिंपल सी बात है, बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है बिकॉज प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो महंगे होते हैं, तो बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि क्लास फर्स्ट में क्या सीन रहा है, क्लास फर्स्ट में 19% बॉयज पाए गए जो प्राइवेट स्कूल में है, और गर्ल्स जो है वो 41.5% पाई जाती हैं इन प्राइवेट स्कूल। ठीक, अगर इसमें देखते हैं कि अल्टीमेटली इन बॉयज एंड गर्ल्स में कितने लोग जो होते हैं पढ़ाई कर पा रहे हैं या क्या कर पा रहे हैं, तो 16% केवल कैन रीड एंड 40% जो होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वर्ड को ही पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैथ्स के एडिशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी मैथ्स के बारे में इन्होंने क्या पूछा, तो मैथ्स में इन्होंने सिंपल एडिशन दिया, और इस एडिशन को केवल और केवल मतलब जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो 47% बच्चे कर ले गए, और अगर बात करते हैं वही गवर्नमेंट वाले तो 28% बच्चे केवल और केवल कर पाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल अभी भी प्राइवेट स्कूल से काफी पीछे हैं, लेकिन दोनों के दोनों स्कूल अभी काफी पीछे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये थी पूरी प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट जो कि आपको जाननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ की रिपोर्ट भी आई हुई है, दैट इज द की इंडिकेटर ऑफ हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन। अब देख रहे हैं कि आखिर में जो सोसाइटी है वो एजुकेशन में कितना ज्यादा अलाइन हो पा रही है। यहां पर बताता है कि इट रिफ्लेक्ट्स द increased participation in education system across various indicator and highlight some challenges in terms of affordability, quality and distribution of educational infrastructure etc. यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये बोलता है कि देखिए एजुकेशन में केवल और केवल स्कूल फीस ही नहीं होती है बल्कि बहुत ज्यादा और चीजें होती हैं। जैसे अभी इनफैक्ट अभी इसी इकोनॉमिक सर्वे में अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे वहां पर देखेंगे 50% फी स्ट्रक्चर होती है, और अदर 50% जो होती है वो बाकी सब चीजें हो जाती हैं, छोटी मोटी जो भी चीजें होती हैं वो सब 50% मिला के बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो होता है हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो उसका ऑब्जेक्टिव तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या है वो कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन में जो पेनिट्रेशन है, अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है, इसको अभी इंश्योर करने में अभी भी ये पीछे है। यहीं पर एनएसएसओ बताता है कि देयर वर अबाउट 13.6% पर्सन ऑफ एज 3 to 35 ईयर हु आर नेवर इनरोल्ड, मतलब नियरली 13.6% ऐसे लोग हैं जो अभी इनरोल ही नहीं है। द पर्सन दे साइड फॉर नॉट इनरोलिंग वर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सीधी सी बात है, वो लोग गरीब हैं और उनके पास अभी अफोर्डेबिलिटी कंडीशन ऐसी नहीं आ पाई है जिसके कारण से वो कहे कि हमें एजुकेशन चाहिए। Among those who were enrolled, जो लोग enrolled भी हैं वहां पर बहुत ज्यादा ही अभी भी ड्रॉप आउट रेट देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइमरी लेवल पे 10% ड्रॉप आउट रेट देखने को मिल रहा है, और मिडिल क्लास में अगर बात करें तो 17.5% हमें इनरोलमेंट ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है, और सेकेंडरी में 19.8% से हमें ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है। तो ये सारा का सारा कंडीशन कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत ही पुअर कंडीशन में है, जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे 50% ऑफ द फी की, वही यहाँ पर बात किया गया है। द कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंडिकेट दैट कोर्स फी विच इज 50.8%, जिसमें ट्यूशन हो गया, एजुकेशन एग्जामिनेशन हो गया, डेवलपमेंट फी, ये सब हो जाता है, लेकिन
बाकी का जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो है एजुकेशन बाय स्टूडेंट, बुक्स हो गया, स्टेशनरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबिलिटी को दिखा रहा है कि ये अभी अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए रूरल, अर्बन और टोटल को लेकर के एक कंपैरिजन किया गया है कि कौन से सेक्टर में कहां पर कितनी दिक्कतें हैं। जैसे अगर कोर्स फी के बारे में बात करें तो देखिए रूरल में 42.9% अभी जो है प्रॉब्लम सिचुएशन है, मतलब कि यहां पर स्टूडेंट इस चीज को परचेज नहीं कर पा रहा है। 57.4% एक्सपेंडिचर कोर्स फी में किया जा रहा है, 50.8% टोटल में आ जा रहा है। दिस इज द ओवरऑल फिगर दोनों को मिलाने के बाद। बुक्स स्टेशनरी में 25.9% इनको खर्चा करना पड़ रहा है, 15.4 अर्बन वालों को करना पड़ रहा है, 20.1 ओवरऑल हो जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, 13.8% इनको खर्चा करना पड़ा है गांव वालों को, 10.5 अर्बन वालों को और ओवरऑल 12%। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो होती है अभी पैरिटी में नहीं है, रूरल हो चाहे अर्बन हो, और वो पैरिटी अभी अफोर्डेबल पैरिटी में नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ड्रॉबैक है जो कि हमें जल्द से जल्द अचीव करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ कियोस्क। आगे बात किया गया है कि स्टूडेंट परस्यूइंग एजुकेशन इन प्राइवेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर स्पेंडिंग सिग्निफिकेंटली हायर। दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, क्योंकि सीधी सी बात है प्राइवेट में क्या होगा, खर्चा पानी तो ज्यादा ही होगा, चाहे वो फीस का हो चाहे बाकी के टीम टाम का हो। तो कहीं ना कहीं वो टीम टाम बहुत ज्यादा ही खर्चा ले लेता है। मोर एंड मोर स्टूडेंट प्रेफर टू एनरोल देमसेल्फ इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनकी गुणवत्ता, उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू आवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। यहां पर देखिए वही डेटा वगैरह को लेकर के दिया गया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। बाकी देखिए बॉक्स 1 में सारे के सारे स्कीम के बारे में बात किया गया है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो चाहे आगे बाकी के जितने भी स्कीम्स हैं, उन सारे स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये सारा गवर्नमेंट स्कीम में डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अगेन गवर्नमेंट स्कीम की प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वहां पे मिनिस्ट्री वाइज स्कीम बना करके रखे गए हैं, एग्रीकल्चर के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, फिर रोड सेक्टर के हैं, रेलवे, मतलब हर एक मिनिस्ट्री की अलग से बना के रखी गई है, काफी डिटेल्ड डिस्कशन है। जाइए वहां पर देखिए और आपको काफी अच्छा एक आइडिया लग जाएगा, मिनिस्ट्रीज के बारे में भी आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बाकी साथ में यह भी बोला गया है कि गवर्नमेंट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आने वाली है, अभी ड्राफ्ट बन गया है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स है लैंग्वेज को लेकर के, जिसपे अभी काम चल रहा है, और वो काम करने के बाद अल्टीमेटली जो होती है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में चेंज करेगी। दिस विल मीट द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन विथ रिगार्ड टू क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च। दिस विल एम टू मेक इंडिया a knowledge superpower by equipping its student with the necessary skill and knowledge and to eliminate the shortage of manpower in science, technology, academics and industry। तो ये सारा का सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की। इसके अलावा फिर अगेन जो होते हैं हायर एजुकेशन में कौन कौन से स्कीम, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो आप अगेन इसको गवर्नमेंट स्कीम वाले प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्किल डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि आखिर में क्या सीन है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे एम्प्लॉयमेंट डेटा को लिया गया है, लेकिन उससे पहले स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि द फ्यूचर लेबर मार्केट सिचुएशन ऑफ यंग पर्सन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इनिशियल एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग हाउ क्विकली एंड हाउ वेल दे आर एबल टू एक्सेस देयर लेबर मार्केट एंड स्किल एंड कंपिटेंस थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा बात किया गया कि जो जनरल एजुकेशन है वो इंप्रूव कर दी गई है ताकि स्किल ट्रेनिंग दे दे करके एम्प्लॉयबिलिटी लोगों की बढ़ाई जा सके लेबर मार्केट में। बाकी यहां पर देखिए कुछ डेटा वगैरह के बारे में बात किया गया है, तो डेटा को हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पीरियोडिक लेबर सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है, यहां पर बात किया गया है प्रोडक्टिव लेबर फोर्स का। प्रोडक्टिव लेबर फोर्स मतलब कि 15 टू 59 ईयर के बीच में जितनी भी हमारे पास लेबर फोर्स है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, कुछ डेफिनेशंस होती हैं आपके बेसिक्स के लिए, जैसे आप बात कर सकते हैं कि लेबर फोर्स क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या चीज है, दिस थिंग्स आर बेसिक्स। अब जरा आते हैं हम लोग अपने मेन डॉक्यूमेंट पे। तो यहां पर बोला गया है जो प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है वो केवल 13.53% ही पाया गया है। देखिए मैं इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को ही सिंप्लीफाई करके यहां पे बता रहा हूं कि क्या मतलब है इसका।
तो यहाँ पर 13.53% टोटल प्रोडक्टिव लेबर फोर्स बढ़ाया गया है, जिसमें से दो तरीके के लेबर फोर्स बढ़ते हुए हमें मिले हैं। दैट इज, एक तो हो गया जो आपका फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाता है, या फिर कह सकते हैं फॉर्मल ट्रेनिंग में आ जाता है, फॉर्मल ट्रेनिंग के जरिए किया गया है, और दूसरा है जो इनफॉर्मल ट्रेनिंग के जरिए किया गया है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग। क्लियर? जो फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू किया गया उसकी संख्या बहुत ही कम है, और वो है केवल और केवल 2.26%। समझ में आया? केवल इतने ही लोग जो होता है कौशल विकास योजना में गए या कहीं पर भी ट्रेनिंग हब में गए, लेकिन जो इनफॉर्मल है ये बहुत बड़ा सेक्टर उठा के रखा है, दैट इज 11.27%। और ये इनफॉर्मल का मतलब कैसा इनफॉर्मल? ये इनफॉर्मल का मतलब है तीन तरीके से। अब तीन तरीके में क्या है? पहला तरीका हो गया जिसमें मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल ट्रेनिंग दी गई, दैट इज 55.9% ट्रेनिंग इसी के थ्रू मिली है, और इसमें आ जाता है सेल्फ लर्निंग। एक तो हो गया जो खुद से सीखे हैं लोग, सेल्फ लर्निंग, और इसमें यूट्यूब नहीं आता है। सेल्फ लर्निंग का मतलब हो गया एक तरीके से कि देख देख करके, ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग। और दूसरी हो जाती है हेरिडेटरी का मतलब हो गया जैसे घर में कोई मान लेते हैं कि लेबर है, मिस्त्री है, जो घर वर बनाता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो वो साथ में हेरिडेटरी पोजीशन में देख देख करके सीख गया है। और इनकी जो संख्या है सेल्फ एजुकेशन वालों की वो है 28.66%, और अगर हेरिडिटरी वालों की देखें तो 27.24% ये आ जाती है। डेटा आपको याद नहीं रखना है, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फील कि क्या सीन है हमारे इंडिया का, ताकि आप लोग इसको वर्ड्स में दिखा सकें अपने आंसर्स में। इसके अलावा 38.51% लोग ऐसे हैं जो लोग जॉब ट्रेनिंग के दौरान में पाए हैं। जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे आप लोग देखे होंगे कि पहले लेबर होगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान में घर वर जो बनाते हैं पहले मिस्त्री होते हैं और साथ में लेबर होते हैं। लेबर भी क्या होता है, धीरे धीरे वो भी काम सीख जाता है और अल्टीमेटली वो भी प्रमोट होकर के अपने आप को मिस्त्री बना लेता है। तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से इनफॉर्मल ट्रेनिंग, जो काम में रहते हुए मतलब जॉब ट्रेनिंग के दौरान में ही सीख जाते हैं। बाकी इनके अलावा 5.59% कुछ और भी लोग होते हैं जो सेल्फ मतलब कह लीजिए कि जो होता है इनफॉर्मल तरीके से ही ये लोग भी सीख रहे होते हैं, बट इनका डेटा अवेलेबल नहीं है, इनका डेटा नॉट अवेलेबल है कि किस तरीके से ये लोग सीख रहे हैं। तो जैसे भी सीख रहे हैं ये लोग, बट these numbers are very concerning because we have attempted a number of actions जिसके थ्रू हम लोग we have tried to make the training process as formal as we can, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमें क्या है कि आगे रिजल्ट नहीं निकल करके आ पाया है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में बात किया। अब इस ट्रेनिंग में अगर बात करते हैं स्टेट वाइज, अगर देखा जाए कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग अलग अलग स्टेट्स में चली है, तो जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आपको देखना मिलेगा कि यहाँ पर इनफॉर्मल ट्रेनिंग बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द फॉर्मल। और वही अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी क्या है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉर्मल। बाकी स्टेट्स में जब आप देखेंगे तो नियरली आपको फॉर्मल तरीका ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यानी यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोज स्टेट्स विच आर इन द डेवलप्ड स्टेट और इन डेवलपिंग फेज, वो सारे के सारे स्टेट अपने अंदर में फॉर्मल ट्रेनिंग को काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किए, लेकिन दोज स्टेट्स जो अभी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, वो सारे स्टेट अभी कहीं ना कहीं एक लैग शो कर रहे हैं और वहां पर अभी भी इनफॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग ही चल रही है। इसके अलावा देखिए अप्रेंटिस एक्ट में रिफॉर्म किया गया है, और इस अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब समझ लीजिए कि जॉब के दौरान में ही ट्रेनिंग। जैसे क्या होता है, 1 साल 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के बेसिस पे मेरिट निकाल करके उनको परमानेंट कर लिया जाएगा। इसी को बुलाता है अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है अलग अलग तरीके से नियम बनाए गए हैं। जैसे क्या है कि पहले जो अपर लिमिट है वो 10 to 15% कर दी गई है। फिर उसके बाद जो है जो यहाँ पर अप्रेंटिस की संख्या होती थी उनको भी जो होता है लिमिट कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, याद जरूर रखिएगा बिकॉज ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आजकल यूपीएससी इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही है। बाकी देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में आगे बताया गया है। इस एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में बताया गया है कि employment generation coupled with improving employability has been the priority of the government. Various steps are being taken for generating employment in the country like encouraging private sector
ऑफ इकोनॉमी, फास्ट ट्रैकिंग, मतलब कई सारे तरीके किए गए हैं, कई सारी स्कीम चलाई गई है जिसके जरिए वी हैव ट्राइड टू इंक्रीज आवर एम्प्लॉयमेंट या वर्कफोर्स हम लोग बढ़ाने की कोशिश किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा भी हुआ है, और यहाँ पर जो मेन डेटा है वो वॉल्यूम 1 वाले ही डेटा के बारे में बात करता है, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि हमारी इसी प्राइमरी इसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हम लोगों ने वॉल्यूम 1 में हालांकि डिस्कस भी किया हुआ है कि यहाँ पर जो टोटल जॉब क्रिएशन हुआ है वो 2.62 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं, और ये रूरल और अर्बन दोनों ही जगहों पे पैरिटी में हुआ है। मतलब अगर रूरल के बारे में बात करें तो नियरली 1.21 करोड़ यहाँ पर जॉब जनरेट हुई है, और अर्बन में 1.39 करोड़ जॉब जनरेट हुई है। और ये टोटल यहाँ पर जॉब ग्रोथ जो मेल में देखने को मिला है वो 5% का देखने को मिला है, जो कि इनफॉर्मल से फॉर्मल में कन्वर्ट हो गए हैं। दैट इज 18% से 23% इंक्रीज चला गया है फॉर्मल तरीके में। वही अगर बात करते हैं हम लोग फीमेल की या वुमेन की, तो वुमेन में नियरली 8% इंक्रीज देखने को मिला है। दैट इज इनफॉर्मल जॉब, ठीक है, 8% देखने को मिला है, और ये 13% से बढ़ करके अब 21% वुमेन जनता अब फॉर्मल इकोनॉमी में आ गई है। टोटल जॉब क्रिएशन के बारे में बात करें तो टोटल जॉब क्रिएशन जो हुई है वुमेन के लिए दैट इज 0.71 करोड़ जॉब्स। और ये पूरा का पूरा डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने वॉल्यूम नंबर 1 में, इसके बारे में डिटेलिंग भी की थी। खैर दिस इज द थिंग यू हैव ऑलरेडी सीन। बाकी यहाँ पर जो होता है बात किया गया है कि अमंग द सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, यहाँ पर जैसे कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, ओन लेबर, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। व्हाइल द प्रमोशन ऑफ ओन अकाउंट वर्कर एंड एम्प्लॉयर इंक्रीज्ड, तो ओन वाले खुद के एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वाले ज्यादा बढ़ गए हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ अनपेड फैमिली लेबर हैज डिक्लाइंड स्पेशली टू फीमेल बिटवीन 2011 to 12, 17, 18। अभी क्या है आज के पेपर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं या फिर कह लीजिए जितनी गृहिणी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, पहले जो ट्रिब्यूनल थी उस ट्रिब्यूनल ने मतलब उनका एक कॉस्ट निर्धारित किया हुआ था और वो थी नियर अबाउट 1.2 लाख एनुअल। इसको अभी हाई कोर्ट ने इंक्रीज करके, किसी स्टेट की हाई कोर्ट थी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने इसको इंक्रीज करके 5.5 लाख एनुअली बना दिया है। मतलब अब जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको माना जाएगा कि दे आर वर्किंग 24 आवर इन देयर होम, और वो अब कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए तो वो अब डिमांड कर सकती है 5.5 लाख, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है उतना। बाकी देखिए आगे कर्व में बताया गया है अलग अलग तरीके से, ये एक पाई चार्ट वगैरह बना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसको, लेकिन कुछ खास है नहीं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ द जॉब के बारे में बात किया गया है, जहां पर बोला गया कि फॉर्मलाइजेशन के तरीके क्या अपनाए गए हैं। फॉर्मलाइजेशन के लिए अगेन डिजिटाइजेशन इज द बेस्ट वे, और डिजिटाइजेशन को लेकर के यहाँ पर बोला गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, सैलरीज टू बैंक, जन धन योजना खोलना, फिर एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू मोर वर्कर, एंड गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एफर्ट टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी। तो इस तरीके से इकोनॉमी को मतलब फॉर्मलाइज करने की तरीके अपनाए गए हैं। इसके अलावा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का रिपोर्ट बताता है कि इंक्रीज जो हुआ एम्प्लॉयमेंट वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा हुआ है। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज के द्वारा किस में मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज देखने को मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर बात करते हैं वही आगे 2014-15 से 17-18 में कितने नंबर बढ़ गए हैं, तो 14.69 लाख से लोग बढ़ गए हैं, और कितना टोटल इंक्रीज देखने को मिला है 17.33, मतलब इस तरीके से इंक्रीज देखने को मिला है। डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, मैं शुरू से बोल रहा हूँ डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए कर्व का नेचर केवल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ वर्कर जो बढ़े हैं वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं, और टोटल पर्सन बढ़ करके कितने हो गए, इतने हो गए। टोटल पर्सन का मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन और क्या है, टोटल पर्सन का मतलब हर एक तरीके के लोग, चाहे वो सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, हर तरीके के लोगों का बढ़ना यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। बाकी देखिए यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट के लिए कुछ कुछ तरीके अपनाए गए हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट की। अगेन ये हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन गवर्नमेंट स्कीम पूरी स्कीम देखी हुई है, तो यहाँ पर कुछ बताने का जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा फॉर्मलाइजेशन के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से फॉर्मलाइज किया गया है, और ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने स्लाइड्स की मदद से। तो आइए जरा स्लाइड की मदद से देख लेते हैं।
अगर स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का देखा जाए तो हम लोगों ने ये पहला वाला फैक्ट तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 14 टू 15 के बीच में 14.69 लाख पर्सन जो होता है इंगेज हो जाते हैं। इसके अलावा आगे बात किया गया है कि टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडिकेटिंग कवरेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। और ये ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे जो आपकी स्कीम्स है, ईपीएफओ की स्कीम्स हो गई, इसके अलावा ईएसआईसी की स्कीम्स हो गई, या एनपीएस हो गया। मतलब क्या है, पीएफ वगैरह के करने का, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड वगैरह जो होता है वो बना दिया जाएगा, या पेंशन के लिए एनपीएस स्कीम में रजिस्टर करने के लिए बोल दिया गया है। तो ये सब तरीके अपनाए गए हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट को अब फॉर्मलाइज और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लेकर के, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बोला गया है, कुछ डेटा दिखाया गया है, जैसे ईपीएफओ में मोर देन 6 करोड़ एक्टिव मेंबर्स हो गए हैं। फिर उसके बाद ईपीएफओ मैनेजेस सोशल सिक्योरिटी फंड ऑफ वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। पेरोल डेटा ऑफ ईपीएफओ फॉर 1920 दिखा रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ 55.6 लाख हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बाकी कुछ कुछ यहाँ पर भी डेटा दिए गए हैं। अगेन इसके लिए बहुत ज्यादा आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं है, ये सब आप स्किप कर सकते हैं, ये सब डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं, और आगे बात किया गया है जेंडर डिमेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। अगर इसके बारे में बात किया गया है तो यहाँ पर देखिए, पहले बात किया गया है कि जेंडर इक्वलिटी इन लेबर मार्केट इज कंसीडर्ड टू बी स्मार्ट इकोनॉमिक्स टू अचीव फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन, as it has the potential to impact upon poverty, inequality and economy well-being of a country that increase the income of household। जैसे क्या है कि हम लोगों ने काफी कुछ वुमेन के लिए किया तो है, बट अगेन वो जो होता है अभी बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। हमें काफी कुछ करने की जरूरत है, फॉर्मलाइज इकोनॉमी में लाने की जरूरत है। वुमेन को अगर देखेंगे तो वो केवल और केवल रिसेप्शन डेस्क जॉब तक ही सीमित रह गई है, टॉप लेवल पे आती नहीं है। इसको बोला जाता है ग्लास इफेक्ट। ग्लास इफेक्ट तक काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है इन द वुमेन एम्प्लॉयमेंट। और वही अगर बात करते हैं हम लोग बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर एक अच्छा खासा लीडरशिप देखने को मिलता है। जैसे अगर देखेंगे जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारी कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जहां पर वुमेन लीडरशिप में कंट्री काम कर रही है। तो ये हमें कहीं ना कहीं जो होता है हमें ये सब इंक्लूड करना है। जैसे लोकसभा हो गया, चाहे एमएलए जो हमारे विधानसभा है, इन दोनों में अगर आप देख लेंगे तो फीमेल पार्टिसिपेशन अभी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो अभी फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में नहीं आ पाई है। और वही यहाँ पर डेटा भी बताता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन कैसा है। अकॉर्डिंग टू जो एनएसओ यूएस है और जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसके हिसाब से बताता है कि फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59, दैट इज द लेबर फोर्स एज, बताता है यहाँ पर कि जो इनका जो पार्टिसिपेशन है वो गिर गया है, ये डिक्लाइन हो गया है 7.8 परसेंटेज पॉइंट से, फ्रॉम 33.1 टू 25.3। तो आपको याद रखना है कि इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो गिर गया है इस समय। अगर बात करते हैं रेशियो टू फीमेल टू मेल लेबर फोर्स में, तो अगेन जो होता है रिमेन कांस्टेंट, ये कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं ये डेटा जो होता है वो अपने आप में शो कर रहा है कि फीमेल्स अब उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, मतलब उतना ज्यादा उनका फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन जो पहले हुआ करती थी आज भी वही कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, पिछले 7 सालों में इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर बात करते हैं जो हमारा पीएलएफएस डेटा के बेसिस पे, तो जो हमारा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है दैट इज 50 टू 59 एज, वहां पर 23.8% लोग फीमेल लोग हैं जो काम कर रही होती है, जिसमें से रूरल की मैक्सिमम है और ये लेबर फोर्स में ही ज्यादा काम कर रही है। और अर्बन में वो डेटा देख रहे हैं आप बहुत कम है। तो एज कंपेयर टू 11-12 में जो 32.3, मतलब कि पहले हुआ करता था, अभी क्या है गिर गया है 7.8% से। तो यहीं पर आगे बात करता है कि बेस्ड ऑन द एक्टिव स्टेटस दैट इज प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी इंडिकेट दैट पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्पेशली इन रूरल एरियाज हु आर एंगेज्ड इन सब्सिडियरी एक्टिविटी हैज ड्रास्टिकली डिक्लाइंड। बाकी जो होता है एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल स्टेटस। तो खैर आप देख सकते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन लगातार गिरता ही जा रहा है। अगर हम लोग मतलब एक फॉर्मल इकोनॉमी में बात करते हैं, तो लेबर फोर्स में बात करते हैं, तो बाकी देखिए ये सारा का सारा सेम वही चीज बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है कि इनकी डेटा लगातार गिरते आ रही है, अलग अलग डेटा के फॉर्मेट में दिया गया है। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये ध्यान रखिए कि फीमेल पार्टिसिपेशन लगातार गिरता जा रहा है, केवल और केवल फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं बल्कि इनफॉर्मल में भी इनकी वैल्यू लगातार गिरते आ रही है। खैर इनफॉर्मल में तो ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं किया जाता है,
हाँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये बोला गया है कि जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें लेस देन 1% मेल है, लेकिन 60% ज्यादा वर्किंग वुमेन है जो कि डोमेस्टिक ड्यूटी में केवल और केवल काम कर रही होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा बात किया गया, इट वाज फाउंड दैट दोज ऑफ द मिडिल एज एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन वर एंगेज्ड इन डोमेस्टिक ड्यूटीज। तो जिनकी एजुकेशन कम हुई है उनकी मतलब वो जो होता है डोमेस्टिक ड्यूटी में, लेकिन जो हायर एजुकेशन होती है वो बिल्कुल उसमें भी नहीं है, मतलब उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। फॉर द प्रोडक्टिव एज ग्रुप ओनली 5.3% ऑफ हाईली एजुकेटेड आर एंगेज्ड इन फुल टाइम डोमेस्टिक ड्यूटी व्हाइल रिमेनिंग परसेंट अटैचिंग डोमेस्टिक अप टू सेकेंडरी एजुकेटेड। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमारी वुमेन की पार्टिसिपेशन एजुकेशन को लेकर के कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एजुकेटेड वुमेन आर आल्सो नॉट बीन इंटीग्रेटेड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। क्लियर हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर बात किया गया है मार्केट फोर्स के बारे में, हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस ही कर लिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, क्या चीज है, तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपने मेन डॉक्यूमेंट से। क्लियर है। बाकी देखिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो ये अगेन क्या है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट स्कीम को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, सारी स्कीम्स डिस्कस की गई हैं, डिटेल में डिस्कस की गई हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कई सारे गवर्नमेंट स्कीम ऐसी है जो एक दूसरे के साथ बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो आप उसको डेसिफर नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट इसीलिए है वो गवर्नमेंट स्कीम की देखना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम ऐसी हैं जो आपस में बहुत ही हल्का फुल्का डिफरेंस है, और कई लोगों का तो नाम ही बदल दिया गया है, कई लोगों की क्वालिटी चेंज कर दी गई है, तो वो आप सारा का सारा गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ करके देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आता है हेल्थ स्टेटस, मतलब हेल्थ फॉर ऑल, इसमें क्या चीज है इसके बारे में जरा देख लेते हैं फटाफट क्या चीज है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो हम लोगों ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लेकर के आई है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बात किया गया, दैट इज द आयुष्मान भारत। और यहाँ पर दो कंपोनेंट बेसिकली लिए गए, एक कंपोनेंट है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और दूसरा लिया गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और यहाँ पर क्या है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो होता है वो सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एज वेल एज पोस्ट केयर दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, और ये काफी अच्छा इसमें कहा जाएगा कि स्कीम में इंक्लूजन किया गया है। केवल और केवल इसमें नॉन कम्युनिकेबल बल्कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरीके के डिसीजेस को इंटीग्रेट किया गया है। बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वगैरह बताया गया है। तो ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपका कि क्रूड बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा डेटा करंट लेवल वाला, ये आपको रटा होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी को लेकर के, मतलब अगेन स्कीम्स निकाली गई हैं, तो स्कीम हम लोगों ने पहले से ही बात कर रखा है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अभी क्या है कि हम लोग सारा का सारा ये डिस्कस कर लेते हैं अपने स्लाइड से, और यहाँ पर आप मेन डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि क्या बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, बाकी कंक्लूजन आ जाता है। तो हम लोग जरा आ जाते हैं अपने मेन डॉक्यूमेंट पे। जब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क हैज बीन डन टू आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड लो एंड, जो फीमेल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन में आखिर में उनको क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में बताया गया है। डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को कंपेयर किया गया है, तो इन दोनों को आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सीधे सीधे जो होता है एजुकेशन को लेकर के ही आप सीधे सीधे बातें कर सकते हैं कि क्या चीज है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज वीडियो की लेंथ बेवजह बढ़ जाती है। देखिए इसके बाद जो होता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है, और ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा का सारा कोरोना में फेल कर गया है। ये बता रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोताही बरती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो होता है फेल हो गई है इन देयर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। हालांकि काफी अच्छा रेलवेज ने और स्कूल वगैरह ने काफी अच्छा एक पार्टिसिपेशन शो किया है नेशन के प्रति, और हम लोग काफी एक बेटर पोजीशन में इस समय है। अगर वही देखा जाए कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो क्या है, तो नियरली 1.1456% है, मतलब ये रेशियो देखने को मिल रहा है, जबकि WHO बोलता है 1.1 रखने को। शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर क्यों है? इन द लास्ट 5 ईयर गवर्नमेंट हैज सैंक्शन्ड 141 न्यू मेडिकल कॉलेज, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट इन मेडिकल कॉलेज हैव आल्सो बीन रिवाइज्ड। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमारे लिए अभी भी हम लोग थोड़े सा बैकवर्ड पोजीशन में है अपने मेडिकल सेक्टर को लेकर के। बाकी MBBS और PG सीट को देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज की गई है, लेकिन अगेन ज्यादा डिमांड है इसकी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च किया गया है टर्शरी हेल्थ केयर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। बाकी नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 19 वाज प्रोमलगेटेड टू इनेबल कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। MCI में कई सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसको हम लोग चेंज करके हम लोगों ने बना दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके अलावा नीट UG वगैरह कर दिया गया हर एक एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग एम्स एंड जिपमर जो पौंडीचेरी वाला है। बाकी जो होता है नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह लॉन्च किया गया है। बाकी जो होती है यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं डेटा के फॉर्मेट में, छोड़ दीजिएगा आप, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
मिशन मोड इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे आयुष्मान भारत को लेकर के हो गया, और हमारी जो जननी सुरक्षा योजना हो गई, मातृत्व सुरक्षा योजना हो गई, तो इन सब के बारे में डिस्कस किया गया, उनका डेटा दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अगेन दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फील कि हाँ हमारी कंडीशन किस तरीके से चल रही है। बाकी हेल्थ फॉर ऑल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एज पर द रिसेंट एनएसओ सर्वे, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एंड हाउसिंग कंडीशन इन इंडिया, about 76.7% of household in rural and about 96% in urban have पक्का हाउस। तो पक्का घर इन लोगों के पास हो गया है। हालांकि इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन दोनों निकाल के रखी हुई है, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 के अंतर्गत, और काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस भी कर रहा है और हम लोगों ने मतलब लोगों को घर बना करके भी दिए हैं। इसके अलावा इट इज कवरिंग अ रेंज ऑफ सोशल ग्रुप कंप्राइजिंग सीनियर सिटीजन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, आर्टिजन, मतलब हर तरीके के लोगों को काम धंधा देने की कोशिश की गई है। बाकी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, जहां पर बताया गया है कि हम लोग इस समय काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने इसके लिए, और यहाँ पर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर वाली है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, इसमें 10 साल के लिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजी निकाल के रखा हुआ है। जैसे क्या है कि अभी आप लोग देखे होंगे कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन हो रखा है, और जो दुनिया में मतलब हम लोग पिछले 50 साल से हम लोग चला के रखे हुए हमारी नमामि गंगे, मतलब कि गंगा को रिजुविनेट करने के लिए, और वही केवल और केवल 10 दिन के लॉकडाउन के कारण से, 10 दिन क्या 21 डेज था, पर 10 दिन में क्या हुआ, गंगा पूरी साफ हो गई, और पता चल रहा है कि पटना तक पूरी की पूरी गंगा साफ हो चुकी है, मतलब आप पानी पी सकते हैं, इतना ज्यादा साफ हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमारी जो एक नेचर था टुवर्ड्स द रिजुविनेशन ऑफ गंगा या फिर क्लीनलीनेस ऑफ गंगा, वो कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड थी। तो अपने आप ही साफ हो जा रहा है, मतलब नेचर एक फीडबैक मैकेनिज्म निकालता है, नेचर अपने आप को ही स्वच्छ कर लेता है, ये दिखा रहा है। बाकी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण जो है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में 10 करोड़ टॉयलेट्स वगैरह बनाई गई हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री करने की कोशिश की गई है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी ये सब डेटा वगैरह दिया गया है, तो ये लोग देख लीजिएगा। बाकी लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है कि द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट विद द मोटो ऑफ सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास हैव इंप्रूव्ड एक्सेस टू सोशल सर्विस, और ये दिखा रहा है कि हमारी अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, और वो इंप्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए, जहां पर हम लोग एक रैंक से इंप्रूव कर गए हैं। स्केलिंग अप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर इंप्रूविंग कनेक्टिविटी, प्रोवाइडिंग हाउसिंग and bridging gender gap in socio-economic indicator is of paramount importance for sustainable development, और ये अगेन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, and that is to firmly anchor in investing in human capital and inclusive growth। तो समझ में आ गया, this is the whole thing about this economic survey and this chapter, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्वे भी था। आप लोग अगेन जिन लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी है, काइंडली वो वीडियोस देख लीजिए, काफी डिटेल मैंने डिस्कशन किया है, बेसिक्स के साथ मैंने डिस्कशन किया हुआ है, और अगर कोई आप लोग को डाउट रहेगा तो अगेन आप नीचे टेलीग्राम में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वी हैव फिनिश्ड इकोनॉमिक सर्वे टुडे।